चलो तो अब अपन बात कर लेते हैं ओनरशिप की, है ना। ओनरशिप में क्या है भाई, भाई आज आपको लैंड और बिल्डिंग की ओनरशिप चेक करनी हो, मतलब पीपी जो अपन पढ़ते थे, कैसे चेक करोगे आप? डॉक्यूमेंट से। मतलब भाई रजिस्ट्री होगी ना आपके नाम पे, अगर ये लैंड या बिल्डिंग आपकी है तो। आप बताओ इन्वेंट्री में क्या होगा? डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ये आईपैड मेरा है, इसका क्या प्रूफ है, इसका इनवॉइस मेरे नाम पे होगा। तो कुल मिलाकर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है ओनरशिप देखने के लिए, राइट। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो इन्वेंट्री एंटिटी ने क्लेम करी है कि ये इन्वेंट्री मेरी है, क्या एंटिटी का सच्ची में भी वैलिड लीगल ओनरशिप राइट है उस इन्वेंट्री पर, ऐसा। देखो ये एमटीपी नवंबर 2023 में आया है ना। ठीक है, क्या क्या करना है सर? एक तो हमें वाउचिंग करना है। वाउचिंग करने का मतलब होता है कि जो भी एंट्रीज आपने पास की है उसको टैली करना है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। आपने कोई भी जर्नल एंट्री पास करी तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा ना, बिल होगा, कुछ तो होगा उसका। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, परचेज की जो एंट्रीज हैं उनको टैली करना है, किससे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। बहुत सारे हो सकते हैं, तो बोले वाउच रिकॉर्डेड परचेस, जो परचेस आपने रिकॉर्ड कर रखी है उसको आपको वाउच करना है, मिलाना है किसके साथ, कंपेयर करना है किसके साथ? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि परचेस रेक्विजिशन, परचेस डिपार्टमेंट जो बनाता है, परचेस ऑर्डर जो अपन देते हैं, ठीक है, रिसीविंग रिपोर्ट, माल जब आता है तो वो रिसीविंग रिपोर्ट, वेंडर का इनवॉइस जो हमारे पास आता है, जो पेमेंट हम करते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट से आप मैच कर सकते हो। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा, समझ रहे हो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको हम एंट्री से मैच कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर क्या लिखा है? मटेरियल परचेस कमिटमेंट एग्रीमेंट, रिव्यू एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू मटेरियल परचेस दैट में अफेक्ट इन्वेंट्री ओनरशिप। भाई मटेरियल परचेज करने के लिए हो सकता है आपने एग्रीमेंट कर रखा हो, बड़ी बड़ी कंपनीज तो पहले से एग्रीमेंट कर के रखती हैं कि हम किस रेट पे खरीदेंगे, जो भी है साल भर की टर्म्स एंड कंडीशन। तो मटेरियल परचेज एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ बनेगा कि ये मटेरियल आपका था। मतलब ये समझो आपकी मटेरियल आपका है नहीं, इन्वेंट्री आपकी है नहीं, उसकी ओनरशिप हमें चेक करना है। तो उसके राउंड में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हम वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं एक लेवल तक ओनरशिप बता ही देगा। जैसे इनवॉइस एक बहुत अच्छा प्रूफ है, पर और भी चीज़ें हैं जो ओनरशिप के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो जैसे मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। इनवॉइस, बहुत बढ़िया, इनवॉइस भी आ ही गया। तो देखो कि जो इन्वेंट्री का इनवॉइस है क्या वो इन दी नेम ऑफ क्लाइंट है या नहीं है। ये तीनों पॉइंट को ब्लैक से लिखा है मैंने। वाउचिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, ठीक है। फिर आप याद रख सकते हो कि सारे डॉक्यूमेंट चेक करना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करना है, तो उनमें से एक डॉक्यूमेंट मैंने क्या चेक कर लिया, मटेरियल परचेस कमिटमेंट एग्रीमेंट। और उन्हीं में से देखो आप, एक मेन आइटम जो था वेंडर इनवॉइस, यहां भी बोल्ड करके रखा है। तो वो इनवॉइस पर अलग से इन्होंने लिख दिया कि वो इनवॉइस क्लाइंट के नाम पर है कि नहीं। आप बोल रहे कि इन्वेंट्री आपकी है, आपने खरीदी, बिल दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ ना, ऐसा। अब देखो इन चारों में भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। याद रखने के लिए इजी बनाने की कोशिश की है और कुछ नहीं बेटा, 2-4 बार देखोगे तो बढ़िया हो जाएगा। 15 से 18 नंबर का ये चैप्टर आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या लिखा है? इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के पास अपने क्लाइंट की इन्वेंट्री रखी है। अब हमें जानना है कि वो इन्वेंट्री आपकी है कि नहीं। भाई ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि सुनो ये जो सामने गाड़ी रखी है ना, वो सामने वालों के घर में रखी है। अपन बोल रहे ये जो गाड़ी रखी है ना सामने वालों की, ये अपनी गाड़ी है। तो यार ऐसे थोड़ी मान लेंगे, कुछ तो करेंगे। मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी है तो कंफर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है। देखते क्या क्या कर सकते हैं। For inventory held by third parties, request a formal declaration on the third party's letterhead. ठीक है, थर्ड पार्टी से हम लिखवा कर ले सकते हैं, डिक्लेरेशन लिखवा सकते हैं उनके लेटर हेड पर, साइंड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सनल कंफर्मिंग दैट द इन्वेंट्री बिलोंग्स टू द एंटिटी। थर्ड पार्टी से कहेंगे कि सुनो आप लिख कर दे दो कि ये जो इन्वेंट्री आपके पास सामने रखी है, जो दिख रही है, ये इन्वेंट्री हमारी वाली एंटिटी की है। ठीक बात है। तो ये अपन उनसे उनके लेटर हेड पर ऑथोराइज पर्सन से साइन करवा के लिखवा कर ले लेंगे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। इवेल्युएट कंसाइंड गुड्स, ठीक है। असेस द इन्वेंट्री दैट इज हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट टू कंफर्म ओनरशिप एंड राइट्स। हमने बोला कि तुम्हारी इन्वेंट्री कहाँ रखी है, बोले कंसाइनमेंट पर रखी है ना, इतनी सारी इन्वेंट्री तुम्हारी कंसाइनमेंट पर गई हुई है। तो अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो कैसे चेक करें कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो क्या करें सर, आप कंसाइनमेंट एग्रीमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी चीजें हैं, आप डिस्पैच, जब वो गुड्स भेजा गया होगा उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इवेल्युएट कंसाइन गुड्स। और देखो उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट।
तो इन्होंने अलग अलग लिख रखा है, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मार्क्स लाने के लिए तो बढ़िया हो गया ही। तो कंसाइन गुड को एवेल्युएट करना कैसे करेंगे? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से। एनालाइज अग्रीमेंट रिलेटेड टू गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट टू एंश्योर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और कोलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है सर, कई बार अपन क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को कोलेटरल के रूप में रख देते हैं किसी और के पास, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो एग्जामिन कोलेटरल एग्रीमेंट वेयर द इन्वेंट्री इज केप्ट एज कोलेटरल फॉर द लोन्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। हो सकता है ऐसा कि आपने लोन या ऑब्लिगेशन है, कुछ भी लोन या कुछ लिया है, उसके बदले आपने अपनी इन्वेंट्री को कोलेटरल के रूप में रख रखा है। क्या करूं सर? कोलेटरल एग्रीमेंट चेक कर लो आप, ठीक बात है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इन्वेंट्री इनकी है या नहीं है। क्या ये क्लियर है? ओके। तो आप देखो ये लास्ट के पॉइंट जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं क्या बोलूं, इन सब में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। देखो आप, तो सबसे पहले पॉइंट में तो थर्ड पार्टी लिखा ही है कि थर्ड पार्टी के पास अगर स्टॉक रखा हुआ है तो थर्ड पार्टी से उनके लेटर हेड पे एक फॉर्मल डिक्लेरेशन लेटर ले लो, उस पर उनके ऑथराइज पर्सन के साइन करा लेना। वो लिख कर देंगे कि ये जो इन्वेंट्री उनके पास रखी है वो हमारी एंटिटी की है, राइट। दूसरा, कंसाइन गुड्स से रिलेटेड 2 पॉइंट है, ये भी थर्ड पार्टी के पास हमारा गुड्स रखा है तो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट चेक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया? असेस द इन्वेंट्री दैट इज हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट टू कंफर्म ओनरशिप, ठीक है, यहाँ नॉर्मल तरीके से लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया अग्रीमेंट चेक कर लेंगे, ये भी थर्ड पार्टी। और कोलेटरल में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो अगर आपकी इन्वेंट्री कोलेटरल के रूप में कहीं रखी है तो कोलेटरल एग्रीमेंट चेक कर लो। बोलो यारो, याद हुआ कुछ कि नहीं हुआ? तो वाउचिंग करो, मटेरियल परचेस कमिट। अच्छा, वाउचिंग में कुछ डॉक्यूमेंट से टैली करा था, तो डॉक्यूमेंट में ये दोनों भी तो डॉक्यूमेंट्स ही है। ये याद ना रहे तो ये तो याद रहना चाहिए, इनवॉइस वाला, ठीक है ना। एक बार में तो नहीं होगा, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है सर? वैल्यूएशन में क्या करना है? चेक करना है कि इन्होंने जो इन्वेंट्री वैल्यू करी है वो अप्रोप्रिएटली करी है या नहीं करी है, एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। क्या लिखा है सर? हमें चेक करना है क्या? रीजनेबलनेस ऑफ, एक सेकेंड, हमें चेक करना है रीजनेबलनेस ऑफ द मेथड एडोप्टेड। जो मेथड उन्होंने यूज करी है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए वो रीजनेबल है या नहीं है। जैसे कि फीफो और वेटेड एवरेज, लीफो तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है सर। अब अलग अलग बता दिया। रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, WIP का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, और फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, और कुछ जनरल पॉइंट भी बता दिए। और फिर यहां पर अपना इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। तो नॉर्मली आप बताओ, इन्वेंट्री में तीनों तरह की इन्वेंट्री आती है और उनका वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या क्या बोला है अलग अलग चीजों के वैल्यूएशन को चेक करने के लिए। क्या बोला है सर? रॉ मटेरियल पे बात कर लेते हैं पहले। टेस्ट चेक कॉस्ट प्राइजेस यूज्ड विद परचेस इनवॉइसेस, ठीक है। कॉस्ट को चेक करने के लिए क्या करें? परचेस के बिल देख लो, रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो उसके बिल होंगे, ठीक है, डन। तो परचेस इनवॉइसेस देख सकते हैं। फिर असर्टेन व्हाट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कौन कौन सी और कॉस्ट के एलिमेंट है जो ऐड करी है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज जिनका ITC नहीं मिलना काइंड ऑफ, तो मतलब यार वो तो अपने लिए कॉस्ट ही हो गया ना, वो थोड़ी अब वापस मिलना है, तो वो जोड़ देंगे। तो माल को लाने का खर्चा, फिर ऐसी ड्यूटीज जो अपन ने पे करी है और उनका रिफंड भी हमें नहीं मिलना, वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है सर। आपको पता है इसमें ना May 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, May 24 एग्जाम जो ऑडिट का हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, तो आप प्लीज वो करके देखिएगा, है ना, बढ़िया है, आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। फिर क्या लिखा? इफ यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखो क्या होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मतलब कई जगह पर ना स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर आप इन्वेंट्री को मेजर करते हो, ये मेथड भी कई जगह चलती है ना। आपने सुना होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, या आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट का है, या आपने रिटेल प्राइस मेथड सुनी होगी, ऐसे अलग अलग चीज़ें आपने सुनी होगी S2 में, है ना। तो इफ यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट अंडरस्टैंड हाउ दीज आर सेट, कैसे स्टैंडर्ड बनाते हो आप, कैसे कंपेयर करते हो एक्चुअल कॉस्ट से, और क्या करते हो उन वेरिएंस का जो डिफरेंसेस निकलते हैं उनका क्या करते हो आप। स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू तो कर दिया आपने, जरूरी थोड़ी है कि एक्चुअल में भी वही कॉस्ट लगे, तो जो वेरिएंस आते हैं उनको एनालाइज कैसे करते हो और उनकी अकाउंटिंग फिर कैसे करते हो, कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डील करते हो उसको, है ना। ठीक, इतना समझ में आया क्या? परचेस प्राइस देख लेंगे परचेस इनवॉइसेस से, तो कॉस्ट में जो परचेस प्राइस लिखी होगी, परचेस कॉस्ट लिखी होगी, उसको परचेस इनवॉइस से चेक कर लेंगे, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट्स जो कॉस्ट में इंक्लूड करे
एक तो कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, देखो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो परचेज कॉस्ट, तो परचेज बिल से देख ली, और अदर एलिमेंट वो भी हम चेक कर लेंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड और नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, ठीक है, वो भी उसके भी डॉक्यूमेंट्स मिल ही जाएंगे आपको। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करते हैं वो लोग कॉस्ट निकालने के लिए रॉ मटेरियल की, तो कैसे स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, कैसे कंपेयर किए जाते हैं, कैसे वेरिएंस निकाले जाते हैं, और क्या उनका ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, वो सब बराबर होना चाहिए। फिर ध्यान देना है स्पेशल पॉइंट, फॉलो अप द वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज्ड और ऑब्सोलेट इन्वेंट्रीज। ओहो, जो डैमेज हो गई हैं, ऑब्सोलेट हो गई हैं, और ये सब आपको कहाँ मिली थी, नोटेड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ फिजिकल काउंटिंग। ओहो, आप फिजिकल काउंटिंग पे गए, आपने देखा कि यार कुछ ऑब्सोलेट इन्वेंट्रीज पड़ी हैं या डैमेज इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, तो जब वहां से लौटोगे ना, आप फिजिकल काउंटिंग से लौटोगे, तो फिर मतलब उस समय आप बोल दो कि इनका सही ट्रीटमेंट करो, फिर उनका फॉलोअप भी तो लेना पड़ेगा कि क्यों वो खराब वाले आइटम आपने कॉस्ट पर तो नहीं दिखा रखे भाई, वो तो एनआरबी पे दिखाने पड़ेंगे ना, कम प्राइस पे दिखाने पड़ेंगे, और कंप्लीट डैमेज होगा तो राइट ऑफ करनी पड़ेंगे। तो हम पूछेंगे, फॉलोअप लेंगे कि क्यों वो जो मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन में गड़बड़ मिली थी, जो स्टॉक्स कुछ सड़ गए थे, जो भी हुआ था उसको बराबर डील कर लिया है ना, उनका वैल्यूएशन सही से करा है ना, ऐसा चेक भी कर लेंगे वैल्यूएशन अपन, है ना। ओके, तो ये हो गया अपना रॉ मटेरियल। WIP में क्या आता है, WIP के वैल्यूएशन के लिए यार देखो स्टेजेस का जानना जरूरी, कितना स्टेज तक काम हो गया है उस हिसाब से वैल्यूएशन होता है। तो अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस आर मेजर्ड, कैसे प्रोडक्शन की स्टेज आप मेजर करते हैं। कंफर्म व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कंफर्म करेंगे कौन कौन सी कॉस्ट आप WIP में इंक्लूड करते हो स्पेशली फॉर ओवरहेड्स। असर्टेन करो बेसिस ऑन विच दे आर इंक्लूडेड, किस बेसिस पर वो इंक्लूड की गई हैं। आप दुनिया भर के तरीके से रिकवरी रेट्स निकालते हो और चार्ज करते जाते हो यूनिट्स पर, तो कोई ना कोई बेसिस होगा जिस बेसिस पे आपने खर्चे को चार्ज करा होगा, ठीक है। देखो वो सब रीजनेबल है कि नहीं, वो बेसिस, वो वैल्यूएशन, वो सब रीजनेबल है कि नहीं। दो बातें हैं, प्रोडक्शन स्टेज कैसे मेजर करते हो वो अंडरस्टैंड करेंगे, वो लोग कैसे प्रोडक्शन स्टेजेस को मेजर करते हैं। दूसरा, कंफर्म करेंगे कौन कौन सी कॉस्ट आप इंक्लूड करते हो, जैसे यहाँ पर करी थी हमने रॉ मटेरियल में, ठीक है। स्पेशली ओवरहेड्स में किस आधार पे, किस बेसिस पे आप चार्ज कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो ओवरहेड्स को, क्योंकि वो ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल इज व्हाट ओवरहेड। तो अब डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो वो तो डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा यूनिट्स पे, इनडायरेक्ट चीज़ों को कैसे चार्ज करेंगे, तो कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई बेसिस होगा, पढ़ा है आपने ओवरहेड चैप्टर में। देखो वो बेसिस क्या है और वो रीजनेबल है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ओ हो, स्टार तो सही से बन नहीं पाया मुझसे, ठीक है बना दिया। Ensure that material cost exclude any abnormal wastage factors। भाई ये तो दुनिया की रीत है ना, अपन ने जहां जहां पर जो जो पढ़ा है, एबनॉर्मल चीज़ों को एक साइड रख देना है। एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल लॉस हो, उसको कभी भी आपको आपकी कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करना है, राइट। फिर आते हैं फिनिश गुड्स एंड गुड्स फॉर रीसेल, जो भी है। इंक्वायर व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, सब में ये लिख रहे हैं। हाउ दीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, कैसे ये कॉस्ट निकाली गई है, ठीक है। एंड एंश्योर दैट, आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, उसमें फिनिश गुड का वैल्यूएशन आता होगा बीच में, फिनिश गुड्स की कॉस्टिंग आप निकालते होंगे, तो वो पूरी कॉस्ट शीट में कैसे निकालना है, जो भी है। तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड है फिनिश गुड में, कैसे वो कॉस्ट निकाली गई है, एस्टेब्लिश की गई है। एंश्योर दैट द ओवरहेड्स जो इंक्लूड करे हैं वो नॉर्मल कॉस्ट के आधार पे करे हैं। हाँ तो नॉर्मल कॉस्ट लेते ना, एबनॉर्मल थोड़ी ना लेते। एंड अपीयर रीजनेबल इन रिलेशन टू द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अरे भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो स्टॉक की वैल्यू निकाली होगी भाई, क्लोजिंग स्टॉक दिखता है ना ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो अलग तरीके से मेजर होता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अलग तरीके से चीज़ें वैल्यू हो सकती हैं, अलग मेथड से वैल्यू हो सकता है वो, और कॉस्ट रिकॉर्ड में अलग तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो हमें टैली भी तो करना है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या क्लोजिंग स्टॉक दिखा है और इन लोगों ने क्या दिखा रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इंक्वायर व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कैसे वो कॉस्ट निकाली गई हैं। इंक्वायर करो कि ओवरहेड, एंश्योर दैट द ओवरहेड इंक्लूडेड इन द, ठीक है, जो ओवरहेड इंक्लूड करे गए वो नॉर्मल कॉस्ट ही है और वो रीजनेबल है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से मिला जुला कर भी आप अंदाजा लगा सकते हो वो रीजनेबल है कि नहीं है। एंश्योर दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो जनरल प्रिंसिपल है यार, सब जगह ही ये लग रहा है। फॉलो अप फॉर आइटम्स दैट आर ऑब्सोलीट, डैमेज्ड एंड स्लो मूविंग, ये तो यार WIP में मतलब यहाँ रॉ मटेरियल में भी लिखा था एक तरीके से ऑब्सोलीट वाला, और WIP में भी लिखा है ना कि एबनॉर्मल चीज़ों को नहीं लेना है, और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके की बात कर दी है। फॉलो अप लेना है
किसका? फॉर आइटम दैट आर ऑब्सोलेट, डैमेज, स्लो मूविंग एंड असर्टेन पॉसिबल रियलाइजेबल वैल्यू फॉर सच आइटम्स। तो जो आइटम्स खराब हो गए हैं उनकी, उनसे क्या रियलाइज हो सकता है वो समझ लो, ठीक है। केयरफुली एग्जामिन करो उनका वैल्यूएशन, क्योंकि इनके वैल्यूएशन में गड़बड़ हो सकती है भाई। इनका वैल्यूएशन कॉस्ट पे थोड़ी ना करोगे, अब इनकी वैल्यू कम बची है तो कम पर करना पड़ेगा ना ऐसा। तो फॉर दिस पर्पस रिक्वेस्ट द क्लाइंट टू प्रोवाइड इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट। हम कहेंगे एजिंग स्प्लिट दिखाओ। इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी इन्वेंट्री होगी, जैसे डेटर क्रेडिटर का बनता है ना एजिंग शेड्यूल, ऐसे इसका एजिंग स्प्लिट मांग लो आप। जितनी पुरानी इन्वेंट्री मतलब उतनी खराब होने की संभावना ज़्यादा है, उतना ऑब्सोलीट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। फॉलो अप फॉर द आइटम्स दैट वर नोटेड टू बी डैमेज्ड और ऑब्सोलीट एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेंस, ठीक है। ये तो वही बात है कि फिजिकल काउंटिंग पे आप गए तो वहां पर आपको कोई नई चीज़ें मिली जो ऑब्सोलीट थी या डैमेज थी, तो उसका फॉलो अप ले लो कि उनको सही से वैल्यू करा, सही से एडजस्ट कर लिया है क्या बुक्स में, ऐसा, ठीक बात है। अब कुछ जनरल पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि क्या लिखा है, आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख सकते हो इनका, है ना, ये सब वैल्यूशन में ही चल रहा है ना। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख सकते हो। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री आपको पता चल जाएगी अगर रेशियो कम होगा, तो अभी बताया था मैंने, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है मतलब इन्वेंट्री धीरे धीरे मूव कर रही है, स्लो मूविंग है, पड़ी हुई है ना, तो ऑब्सोल्यूट होने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी चेक कर सकते हो, वैल्यूशन में काम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का माहौल है, तो क्या करो आप ओवरहेड की अलोकेशन चेक कर लो, अलोकेशन रेट्स चेक कर लो, और एंश्योर कर लो कि जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, या जो डायरेक्ट ओवरहेड है, डायरेक्ट ओवरहेड तो क्या बोलूँ, वही आपको इंक्लूड करना है। तो मतलब सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है उन चीज़ों को ही आपको चार्ज करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो ठीक है, अब ओवरहेड का ऐसा है यार, आप एडमिन ओवरहेड थोड़ी ना चार्ज कर दोगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज कर दोगे आप क्या यूनिट की कॉस्ट में, नहीं यार, है ना, वो तो सेल्स रिलेटेड हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। एडमिन ओवरहेड अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो वो भी चार्ज नहीं करना चाहिए, है ना। फिर क्या लिखा है, कंपेयर रिकॉर्डेड कॉस्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपने पढ़ा होगा ना रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन AS2 में, कि वो फिनिश गुड के वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि फिनिश गुड का जो NRV है, सेलिंग प्राइस है, काइंड ऑफ नेट सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट से कम हो रही है, फिनिश गुड की कॉस्ट से कम हो रही है क्या, NRV, है ना, ये आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, मैं तो बस रिकॉल करा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में रॉ मटेरियल को फिर हम कॉस्ट पर वैल्यू नहीं कर पाते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का यूज़ करना पड़ता है उसकी NRV निकालने के लिए, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, पर अगर फिनिश गुड की ही कॉस्ट और NRV में NRV कम है कॉस्ट से, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप रॉ मटेरियल की जो NRV निकालते हो उसमें आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट का यूज़ करते हो। ये एक हिंट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे पॉइंट तो भी चलेगा, बस एक हिंट याद आ गया अचानक से तो मैंने बोल दिया आपसे। तो कंपेयर रिकॉर्डेड कॉस्ट विद रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर आपको चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी और आप अलग प्राइस पे कर रहे हो, अलग कॉस्ट पे कर रहे हो, ऐसा। फिर वेरीफाई दी करेक्ट एप्लीकेशन, ये तो जनरल बात होगी, वैल्यूएशन में ये तो चेक करेंगे ना कि करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV प्रिंसिपल यूज़ करा है कि नहीं करा। पता तो सबको है कि कॉस्ट और NRV विच एवरेज लोअर पे करना है, पर भाई कॉस्ट कहाँ से आएगी, कॉस्ट ही गलत होगी तो कंपेयर क्या करोगे तुम, NRV निकालते तो आना चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें सही से आती होंगी तो आप इस प्रिंसिपल को ढंग से फॉलो कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब एक बार देखना एग्जाम में क्या क्या आया हुआ है, जैसे May 24 में तो क्या आया था, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आया था ना। बाकी आप और अब देख सकते हो कि RTP में, MTPs में या फिर अदरवाइज क्या आया है, तो और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। चलो ओके डन, यहाँ पर ये फिनिश होता है।